नमस्कार दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर का आप लोगों का पेपर होने वाला है। उसके लिए करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। करंट अफेयर की एक ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें जनवरी से लेके अगस्त, और जरूरत पड़ेगी तो जनवरी से अगस्त के बाद में भी हम चले जाएंगे। अगस्त तक का तो इसमें हम ले ही रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो सितंबर का भी। कई बार ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि इसमें पहले पेपर बन गया होगा तो शुरुआती ही करंट अफेयर पूछे जाएंगे, लेकिन हम तैयार पूरा करेंगे। और इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके छांट के कर लिए जाए। तो हमने यहीं पर किया है, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है और ये पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। और यहाँ पर जो करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आएंगे नहीं आएंगे ऐसी कोई गारंटी हम नहीं लेते हैं। कई लोग जो बहुत सारे योग्य लोग होते हैं वो कहते हैं इसमें से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। उनकी कोई यहाँ जरूरत भी नहीं है। ऐसे लोग इस वीडियो को कतई ना देखें, है ना, क्योंकि विश्वास बड़ी चीज होती है। पढ़ाई जो आप करते हैं सारे क्वेश्चन उसी से आ जाए तो वो क्वेश्चन फिर परीक्षा का मतलब क्या रह जाएगा। कुछ तो आपको चैलेंज मिलेगा ही ना। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, पार्ट पार्ट में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। और पहले एपिसोड के अंतर्गत हम 25-30 प्रश्न देखेंगे। सेशन बहुत बड़ा नहीं करेंगे, ये मान के चलिए कि 15 मिनट का सेशन हमारा रहेगा, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, और ऐसे पार्ट पार्ट में ये आता रहेगा। आप लोग इसको पसंद कीजिएगा तो इसको लाइक कीजिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ जब ये समाप्त हो जाएगा तो हम अंत में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। उसके लिए नीचे लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है? तो ये जेंडर पार्क बनाया गया केरल सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यूएन वीमेन का इसको सहयोग किया जा रहा है। यूएन वीमेन इसके जितनी भी प्रोग्राम है इसके, उनको हेल्प कर रही है। जेंडर पार्क अपनी तरीके का ये पहला प्रयास किया जा रहा है जो लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा। कोविड 19 प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? अब अगर पुराना पेपर बनेगा, पहले सेट हो गया होगा, तो उस समय का एक बहुत अच्छा प्रश्न था। ये जनवरी के करंट अफेयर हम कर रहे हैं, तो ये न्यूजीलैंड ने किया था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 98 देशों की लिस्ट बनाई गई थी और उसके अंतर्गत न्यूजीलैंड ने यह स्थान हासिल किया था। भारत इसमें 86वें स्थान पे था। अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया? कौन सा देश है जिसके साथ लॉन्च किया था? तो ये फ्रांस के साथ किया था। और उस समय हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। उन्होंने इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ भी किया था। ठीक है। असम, राजस्थान और झारखंड में परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई थी। तो भारत और फ्रांस के साथ पर्यावरण वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वह एकमात्र बड़ा देश कौन सा है जो वित्त वर्ष 2022 में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करेगा? ऐसी घोषणा जनवरी में की गई थी, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं अगर पेपर पहले सेट हुआ होगा तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसी बात भारत के बारे में कही गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाद में दूसरी लहर का प्रकोप आया, आंकड़े चेंज हुए हैं, लेकिन प्रश्न तो रहेगा। किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2020-21 2021 ये रिपोर्ट जारी की? किसने जारी की? तो ये संगठन संयुक्त राष्ट्र है जिसने ये रिपोर्ट जारी की। यूएनडेसा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट इसने जारी की है। और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था बताया गया है कि 2021 में 7.3% के हिसाब से बढ़ेगी। तो अलग अलग ये अनुमान होते हैं। कहीं ये पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट किसने जारी की, कहीं उसके आंकड़े पूछे जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के 122 सदस्यीय सैन्य दल ने भाग लिया था? बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। और ये देश था बांग्लादेश। इस बार 122 सदस्यीय सैन्य दल ने, बांग्लादेश का सैन्य दल था, तो उसने पार्टिसिपेट किया था। और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की इस बार 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो ये एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन को, है ना, बजट से पहले। जेडएसआई के हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 प्रजातियों का घर है? और ये क्षेत्र है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? सुंदरवन पड़ता है पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव जंगल जो पाए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत का। और टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है ना। और यहाँ पर बहुत सारी और जैव विविधता प्रजातियां पाई जाती हैं, 428 प्रकार की। हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किन देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? कहाँ का? यूरोप का। और कौन कौन से देश इसमें हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है स्पेन और फ्रांस। कौन?
स्पेन और फ्रांस, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्पेन और फ्रांस ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब महिला एकल का जीता है कैरोलिना मारिन ने। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन कभी आपसे पूछा जाए तो कैरोलिना मारिन। और इसमें इन्होंने जो ये खिताब जीता है तो पुरुष श्रेणी में विक्टर एक्सल सेन ने जीता था और महिला श्रेणी में कैरोलिना मारिन ने ताई ज्यू इंग इनको हराया था। इनको हरा के ये पुरस्कार जीता था। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मोहम्मद एस्तियाए किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने थे फिलिस्तीन के। पूछे जा सकते हैं ऐसे देशों के जो छोटे छोटे देश हैं उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये जब बनते हैं तो पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, शकुन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? और शकुन योजना है क्या? तो ये जो कम आय वाले परिवार हैं उनकी बेटी की शादी के लिए फिनेंशियल हेल्प करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई थी। योजना का नाम है शकुन। पंजाब सरकार जैसे श्रमिकों की बेटी है, जो गरीब लोग हैं, उनकी बेटी की शादी के लिए इसमें योगदान करती है। तो पहले 31,000 रुपया किया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। इस कारण से ये चर्चा में थी। भूमि आवंटन नीति 2021 से 30 जो हाल ही में खबरों में थी, इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई। तो ये आवंटन नीति जम्मू कश्मीर के द्वारा, यूपी नहीं, जम्मू कश्मीर के द्वारा ये जारी की गई 2021 से 30 वाला, ये याद रखिएगा ये फेज जो है। ठीक है, और वहां पर जो ये नीति है उसमें औद्योगिक क्षेत्रों की जोनिंग को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य है। और स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, इन सब के लिए भूमि आवंटन हो सके, ये भी इसका एक उद्देश्य है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो कवच जो सैन्य अभ्यास है ये भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में ये संपन्न किया और इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एबल 370 क्या है? जिसकी तस्वीर हाल ही में नासा ने साझा की थी। और हाल ही में ये जो यहाँ पे लिखा होता है ये मत समझिएगा 15 दिन पहले, हाल ही का मतलब 1-1.5 साल पहले भी हो सकता है। तो ये गैलेक्सी क्लस्टर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एबल 370 गैलेक्सी क्लस्टर है और हबल टेलीस्कोप के माध्यम से इसने इसको कैप्चर किया था और हबल टेलीस्कोप में नासा ने यूज किया और उसके माध्यम से इसको कैच किया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, किसमें किया गया था, कौन सा मामला था? तो ये मामला था इंदिरा साहनी मामला। इंदिरा साहनी मामले में सबसे पहले क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग 1992 की बात है जब किया गया था। जो ओबीसी वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनमें अपेक्षाकृत अमीर और बेहतर शिक्षित समूहों को ये क्रीमी लेयर इंगित करता है कि इन लोगों को अब लाभ नहीं मिलना चाहिए। खैर ये विवाद का विषय भी चल रहा है इसलिए पूछा जा सकता है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग जारी करता है और इसमें कर्नाटक जो है ये पहले स्थान पर रहा है, ये पहली पोजीशन। सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे रहा है, महाराष्ट्र लिख लीजिए। और तमिलनाडु जो है ये तीसरे पोजीशन पे रहा है, तमिलनाडु ये तीसरे पोजीशन पे। ये तीनों पोजीशन आपको तैयार रखना है, नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र होंगे? तो ये राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। पहले ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होते थे वो लोकायुक्त पद के पात्र नहीं होते थे। अब इसने क्या किया है, संशोधित करके कहा कि केवल सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही नहीं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी अब बन सकेंगे लोकायुक्त, क्योंकि इस पद के लिए लोग मिलते ही नहीं थे। सेमरू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और ये स्थित है इंडोनेशिया में, जनवरी में विस्फोट हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और भी वहां ज्वालामुखी है, मेरापी है, सिनाबंग है। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको लगेगा भूगोल का, है ना। अब ऐसे प्रैक्टिस ऐसे ही की जाती है, जैसे अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप टेस्ट करिए, खूब ज्यादा टेस्ट करिए, पुराने पेपर सॉल्व करिए, उसी से आपकी तैयारी अच्छी होगी, उसी से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आप पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक, अच्छी बात है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए एक हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको आप कर सकते हैं। 40-40 क्वेश्चन का जीएस का वो सेट है
और ये जो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिलता है एक्सप्लेनेशन के साथ। केवल 149 रुपए में आपको 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं। जो टेस्ट हो गए हैं, डेली एक टेस्ट होता है, 6 टेस्ट हुए हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। आप देख डालेंगे उसको 15-15, 20-20 मिनट में और रिवाइज कर डालेंगे। ऑनलाइन है, आप जेब में रखे हैं, कहीं भी है, ओपन किया, पढ़ लिया, है ना। और उसमें सारा कुछ हाईलाइट भी होता है, कितनी रैंक आपकी आई, कितने क्वेश्चन सही हुए, गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ। द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक पूछी जा सकती है। ये रामसेवक शर्मा की पुस्तक है। आईएडीआई के पहले महानिदेशक ये रहे हैं, यूआईडीआई के पहले महानिदेशक रहे हैं। उन्होंने आधार प्रणाली के बारे में इसमें बहुत अच्छे से बात की है। अगला जो प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 85th रहा है, 85वां स्थान रहा है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसका स्कोर कितना रहा? तो ये 58 रहा है, स्कोर 58, पलट दीजिए इसको। और जो स्थान रहा है वो 85th रहा है ना, और 85वां स्थान रहा है। और इसमें दक्षिण कोरिया और जर्मनी के पासपोर्ट तीसरे स्थान पर हैं, और जापान का जो है ये पहले स्थान पर। कहने का मतलब है कौन सा पासपोर्ट कितने देशों में सबसे ज्यादा जो वैलिड है। और दूसरे स्थान पर सिंगापुर का दूसरे स्थान पे, जापान का पहले स्थान पे, ये दो तो नहीं भूलना है। खुदरा मुद्रास्फीति को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? तो इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और अब यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति और कारखाना उत्पादन पर जो आंकड़े जारी किए गए, तो आपसे आंकड़े न पूछ के ये पूछ लिया जाएगा कि कौन इसको जारी करता है। बात समझ में आ गई? तो ये कई बार आंकड़े जल्दी जल्दी जारी होते हैं तो झलाऊ होते हैं, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है। सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है? सी विजिल 21, सी विजिल 21 ये भारत का ही रक्षा अभ्यास है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और भारतीय नौसेना के द्वारा ये किया गया, सी लगा ही हुआ है तो नौसेना ही करेगी। और ये अभ्यास जो है ये भारत के सबसे बड़ी तटीय रक्षा ड्रिल के रूप में जाना जाता है। 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके उनसे मिलाकर लगभग 7500 किलोमीटर हमारी जो तट रेखा है, तो वही उसी को सुरक्षित करने के लिए यह अभ्यास किया जाता है, तो उस पर यह संपन्न किया गया। स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को किस संगठन के द्वारा अपनाया जाएगा? तो इसरो के द्वारा ये अपनाए जाने का ये निर्णय लिया गया, स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब ये जो स्टेम शिक्षा है इसमें क्या किया जाएगा? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। स्टेम का मतलब यही तो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। वो अंतरिक्ष क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाए, तो इस पर ये जोर डालेगा, ये काम करेगा। अगला जो प्रश्न है, इरेडा जो हाल ही में खबरों में था, अंग्रेजी मीडियम वाला इधर देखें, हमारी टेस्ट सीरीज भी सब बाइलिंगुअल होती हैं। आप टेस्ट पेपर भी जो डाउनलोड कर पाते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश सब अलग हम देते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं, पेपर अलग देते हैं। तो आप इसको ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं, यूपीपीसीएस, आरओ और इस एग्जाम के लिए भी। इरेडा जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? तो इरेडा अक्सर खबरों में रहता है और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और ये जितनी भी परियोजनाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, है ना, तो उनको रेगुलेट करने का काम ये करता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? किस विषय पे ये मनाया गया? 2021 का विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 2003 से इसको मनाया जा रहा है और 2015 में इस कार्यक्रम के प्रारूप को संशोधित करके इसको क्या किया गया था, प्रति 2 वर्ष में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया था 2015 में, है ना। तो ये ध्यान रखना है, विदेशी भारतीय हमसे जुड़े रहें, हमारे देश से, अपनी कल्चर से, यही इसका उद्देश्य है। एनएसएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में जीडीपी वृद्धि या संकुचन कितना होगा? ये जो एनएसएसओ ने अनुमान लगाया था पहले, उसी की बात ये हो रही है। और ये अनुमान उसने जनवरी में लगाया था, ये भी मैं आपको बोल दे रहा हूं। उसके बाद के अनुमान आए होंगे तो आगे के क्वेश्चन में हम करेंगे। तब उसने कहा था कि 7.7% की वृद्धि होगी। एक आंकड़ा भी और हमने देखा था। टाइकाथॉन 2021 का उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना या स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देना। ये बहुत चर्चा में रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बहुत चर्चित किया था।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्वदेशी खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी उस समय थे, तो उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। उस समय की बात हो रही है, तब इन्होंने शुभारंभ किया था। बाद में मंत्रिमंडल सफल हुआ है, कई मंत्री बदले गए हैं। खैर, यहाँ पे मंत्रियों के नाम आपसे पूछे नहीं जाते हैं। खिलौना विनिर्माण से संबंधित बहुत सारे खिलौने हमको आयात करने होते हैं, बाहर से आते हैं, तो यहीं पे बने। यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए? कौन सा देश था पूरे विश्व में? तो पूरे विश्व में हमारा देश भारत टॉप कर गया और सबसे ज्यादा पैदाइश यहीं पे हुई लोगों की। नए साल के दिन 1 तारीख को जहां देखा जाए सबसे ज्यादा बच्चे हुए, तो 3,71,500 से अधिक बच्चे दुनिया भर में पैदा हुए। उसमें से 60,000 बच्चे 1 तारीख को ही भारत में पैदा हो गए। ठीक है, तो हम टॉपर हैं इस मामले में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, और ये इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है? तो पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में है। पहला तो आप ये उत्तर जान लीजिए, लेकिन उत्तराखंड में पूछ लिया जाए कहां, तो ये हल्द्वानी में है ना। नैनीताल जिले में हल्द्वानी पड़ता है, नैनीताल भी आप याद रखिएगा। और वहीं पर ये पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया, आम जनता के लिए खोला गया है। इसमें तितली, मधुमक्खी, बहुत सारे कीटों की प्रजातियां, ये सब आपको मिलेंगी। और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना, परागकणों के महत्व के बारे में आम जनता को बताना, ये इसका उद्देश्य है। आगे ये सीरीज हमारी ऐसी चलती रहेगी। इसका पीडीएफ भी मैं अंत में आपको दे दूंगा। और इसमें 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। जनवरी का लगभग हमने कवर किया, ऐसे फरवरी, मार्च आगे बढ़ते चले जाएंगे। मिक्स क्वेश्चन है इसमें, और ये सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो पसंद करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।